दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में एक मौका दिया जाए किसी देश में घूमने जाने का, तो आप कौन सा देश चूज करेंगे? बहुत सारे लोग अमेरिका, यूएई, जापान या फिर कनाडा जैसे देश का ही नाम लेंगे। और ले भी क्यों ना, ये देश बहुत ज्यादा डेवलप हैं। यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। इसीलिए खास करके हम इंडियंस जब भी मौका मिलता है न सिर्फ इन देशों में घूमने जाते हैं, बल्कि बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ जाकर पढ़ाई करते हैं और बहुत सारे लोग तो यहाँ की नागरिकता भी हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, इन सभी देशों की खूबसूरती और शानदार लाइफ स्टाइल ने हम इंडियंस के साथ साथ बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अट्रैक्ट किया है। आज की वीडियो में हम इसी में से एक देश कनाडा के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे इंडियंस हर साल जाकर रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज मैं जो लोग कनाडा में पहले से रह रहे हैं, उन्होंने यहाँ की सिटीजनशिप हासिल करने के लिए क्या क्या झेला और उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, इन सब चीजों के बारे में बात करने के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ की सिटीजनशिप या फिर रेसिडेंट हासिल करने से पहले जो इमिग्रेंट्स को झेलना पड़ता है वो कोई आसान काम नहीं है। ये यहाँ के इमिग्रेशन सिस्टम की एक डार्क साइड है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही बात करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कनाडा बेहद खूबसूरत देश है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पहाड़ हो, नायग्रा फॉल्स हो या फिर ओटावा और टोरंटो जैसे बेहद डेवलप्ड सिटीज, कनाडा में आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ केवल घूमने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ की सिटीजनशिप भी हासिल कर लेते हैं। इंडिया के बड़े बिजनेसमैन से लेकर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज तक यहाँ की सिटीजनशिप ले चुके हैं। और ऐसा ही हमारे और आपके जैसे आम लोग भी करना चाहते हैं, और आम लोगों के लिए ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, ये बात सच है, कोई भी देश कितना भी डेवलप क्यों ना हो, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। और ऐसी कमियां कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम के अंदर भी हैं। यहाँ पर सिटीजनशिप इजीली मिल तो जाती है, लेकिन उससे पहले यहाँ रहना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। और तो यहाँ की सिटीजनशिप मिलने के बाद भी यहाँ रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, हर साल लगभग 5 लाख लोग कनाडा की सिटीजनशिप तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में लोग यहाँ की नागरिकता को छोड़ भी रहे हैं और कनाडा छोड़कर वापस से अपने देश या किसी दूसरे देश में रहने जा रहे हैं। सपोज करिए दोस्तों, आप कनाडा में रहने के लिए गए हैं, आपका मकसद है वहाँ की सिटीजनशिप हासिल करना। तो सबसे पहले आपके सामने प्रॉब्लम आएगी घर खरीदने की, क्योंकि यहाँ पर घर की कीमत हद से ज्यादा महंगी है। इसीलिए कोई भी आम इंसान यहाँ पर आसानी से घर नहीं खरीद सकता। हमारे इंडिया में नॉर्मल घर 50 से 60 लाख रुपए की कीमत में खरीदा जा सकता है। वहीं कनाडा में अगर आपको घर खरीदना है, वो भी नॉर्मल, तो उसके लिए मिनिमम आपको लगभग 1 करोड़ रुपए तो खर्च करने ही पड़ेंगे। और अगर आपने यहाँ पर नए नए रहना स्टार्ट किया है, तो ऐसा आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए आपको घर किराए पर लेना पड़ेगा, और किराए के घर की कीमत भी यहाँ पर काफी ज्यादा यानी लाखों में पहुंच सकती है। अब दोस्तों, दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है हेल्थ केयर। ऐसा कहना गलत होगा कि कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम खराब है। इनफैक्ट कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया के बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम्स की लिस्ट में टॉप 10 में आता है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो नए इमिग्रेंट्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, ये बात सुनकर भी बहुत से लोग कनाडा के सिटीजन बनना चाहते हैं, लेकिन इस हेल्थ केयर सिस्टम की प्रॉब्लम को कोई भी डिस्कस नहीं करता है। दोस्तों, कनाडा में हेल्थ केयर को मेडिकेयर कहा जाता है और ये कम्प्लीटली फ्री है। आपको कैसा भी इलाज कराना हो, उसके लिए आपको 1 भी रुपए पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप हर साल बहुत मोटा टैक्स भर रहे होते हैं। लेकिन ये हेल्थ केयर सिस्टम फ्री में आपको तभी मिलेगा जब आप कनाडा के नागरिक या फिर यहाँ के परमानेंट रेसिडेंट हों। और वहाँ का नागरिक बनने के लिए इमिग्रेंट्स को वहाँ कई महीने या फिर साल भी गुजारने पड़ सकते हैं। इस दौरान अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उन्हें ये हेल्थ केयर सिस्टम फ्री में नहीं मिलेगा, यानी ऐसे कोई भी बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे जो वहाँ के सिटीजन्स या परमानेंट रेसिडेंट को मिलते हैं। अब आपको अपना इलाज करवाने के लिए पैसे पे करने पड़ेंगे, और इलाज वहाँ पर इंडिया या एशियन कंट्रीज के मुकाबले बहुत ज्यादा महंगा है, क्योंकि कनाडा में लॉ है टूरिस्ट और विजिटर्स को हेल्थ केयर सिस्टम फ्री में नहीं दिया जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम यह है, जहां दुनिया के दूसरे देशों में, इवन इंडिया में भी, बीमारी का इलाज आप अपने मन पसंद के डॉक्टर, इवन अच्छे स्पेशलिस्ट से करवा सकते हैं, वहीं कनाडा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपको जानकर हैरानी होगी, कनाडा में अगर कोई इंसान बीमार होता है तो उसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से तब तक इलाज करवाना नहीं है जब तक कि उसकी हेल्थ पूरी तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन में ना हो, यानी वो मरने की कगार पर ना पहुंच गया हो, क्योंकि उससे पहले उसे नॉर्मल डॉक्टर से ही इलाज करवाना होता है।
इसीलिए कनाडा में लोग अपना इलाज जनरल फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर से करवाते हैं। तो आप अपने फिजिशियन की रिकमेंडेशन के बिना ऐसा नहीं कर सकते। तो ये एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है जो इमिग्रेंट्स को कनाडा में झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि हमारे देश से बहुत से एजेड लोग भी कनाडा में जाकर वहाँ की सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं। उनकी हेल्थ कभी भी खराब हो सकती है। दोस्तों, अगली बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में कनाडा के इमिग्रेंट्स को झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सभी देशों में है। और अगर हम बात करें कनाडा की, तो यहाँ पर ये इसलिए ज्यादा है क्योंकि हर साल यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा लोग रहने के लिए आते हैं, जिससे यहाँ की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। ये लोग काफी ज्यादा टैलेंटेड और डिग्री होल्डर्स भी होते हैं, और इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जनरली पॉपुलेशन के बढ़ने से ही होती है, क्योंकि ये सभी लोग कनाडा में सिर्फ जॉब की तलाश में ही गए होते हैं। इसीलिए कनाडा में हर साल लगभग 5.4% लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इसके पीछे एक वजह ये भी है कि दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले लोग अपनी मर्जी की जॉब कर सकते हैं, पर कनाडा में ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे कि हमारे देश इंडिया में कोई भी मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाता है, लेकिन उसे हॉस्पिटल चलाने की परमिशन यानी लाइसेंस इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जाता है, तब जाकर ही वो हॉस्पिटल्स को लीगली चला सकता है। कनाडा में जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें भी ऐसा ही करना पड़ता है, लेकिन उन्हें लाइसेंस इंडिया के कंपैरिजन में काफी मुश्किल से दिया जाता है। इसीलिए कनाडा में डॉक्टर्स तक टैक्सी चलाने पर मजबूर हो जाते हैं जब तक उन्हें लाइसेंस न मिल जाए। दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉब्लम है कंपनीज के द्वारा लाई गई मोनोपोली। इसी वजह से यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ती ही है, साथ में महंगाई भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। यहाँ पर मौजूद कंपनी इस तरीके से बिजनेस करती है कि मार्केट में उनकी मोनोपोली क्रिएट हो जाए, और फिर वो अपनी मन मर्जी से प्राइसेस को बढ़ाते हैं और महंगाई बढ़ती जाती है। कनाडा में जो बैंक्स होते हैं, अगर वो आपको लोन देंगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन उन्हीं बैंक्स में अगर आप अपने पैसों को रखते हैं तो आपको इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ऐसा मोनोपोली की वजह से ही वो कर पाते हैं। दोस्तों, आज से चंद साल पहले कनाडा दुनिया के सबसे पीसफुल देशों में से एक था। यहाँ पर क्राइम नाम कोई चीज ही नहीं थी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ यहाँ पर रेसिज्म और क्राइम भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर क्राइम रेट 0 होने की वजह से ही बहुत सारे लोग यहाँ पर जाकर रहना चाहते थे, लेकिन अब यहाँ पर बाहरी लोगों को, खास करके एशियंस को या फिर मुस्लिम्स को हेट क्राइम का सामना भी करना पड़ता है। और साल 2023 के क्राइम डेटा के मुताबिक कनाडा 150 देशों की लिस्ट में 79th नंबर पर मौजूद है, जिसमें हर साल लगभग 3.1% के क्राइम रेट में बढ़ोतरी दिख रही है। इसमें मर्डर, बैंक रॉबरी से लेकर यूएसए की तरह मास शूटिंग जैसे क्राइम्स भी हुए हैं। कुछ सालों में कनाडा के बड़े शहरों जैसे सर्रे, विनिपेग और वैंकूवर में क्राइम रेट काफी बढ़ा है। वहीं यहाँ के दूसरे कुछ और शहर हैं जहाँ क्राइम रेट आज भी काफी लो है, जैसे कि टोरंटो और मॉन्ट्रियल। दोस्तों, इन सब बातों के बाद भी अगर आप कनाडा में रहना चाहते हैं तो आपको एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। यूँ तो लगता है कि कनाडा में इंग्लिश काफी ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलना सीख कर कनाडा में इजिली रह सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। कनाडा में दूसरी सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज इस टाइम फ्रेंच है। इनफैक्ट यहाँ की 40% पॉपुलेशन फ्रेंच को ही समझती है, वो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है, और ये लोग इंग्लिश को समझ भी नहीं पाते। इवन यहाँ के कुछ बड़े शहरों में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाता है। अब जो इंसान इंडिया या फिर साउथ एशियन कंट्रीज से गया है, उसे फ्रेंच लैंग्वेज तो बिल्कुल भी नहीं आती। ऐसे में उसे काफी ज्यादा लैंग्वेज बैरियर का सामना स्टार्टिंग में करना पड़ सकता है। हालांकि अब यहाँ पर बहुत सारे पंजाबी लोग भी रहते हैं, इसलिए यहाँ पर पंजाबी भी एक बड़ी और पॉपुलर लैंग्वेज बन चुकी है, लेकिन अब भी उतनी नहीं जितनी फ्रेंच और इंग्लिश है। इसीलिए दोस्तों, बेशक कनाडा दुनिया की बेहतरीन कंट्रीज में से एक है, यहाँ पर लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन कभी कभी दूसरे देशों के लोग जो वहाँ जाकर रहना चाहते हैं वो काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं और उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। लेकिन अगर वो इस स्ट्रगल को अच्छे से पार कर लेते हैं तो उन्हें भी एक अच्छी लाइफ स्टाइल जरूर मिल जाएगी। हालांकि ये लाइफ स्टाइल उन्हें काफी ज्यादा महंगी जरूर पड़ेगी, क्योंकि कनाडा में एवरेज मंथली खर्च जो आपको करना पड़ेगा वो 6000 कैनेडियन डॉलर होता है, जो कि इंडिया के लगभग 4.25 लाख रुपए के बराबर हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी को कनाडा जाने के लिए रोकना या डिमोटिवेट करना नहीं था, बल्कि उन रियलिटीज का सामना करवाना था जिनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।